बारे में। तो चलिए सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर, लोग सच में ईमानदारी से टैक्स भरेंगे? जब से इनकम टैक्स रिड्यूस हुआ है, रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने कम की है। पहले 1% कलेक्शन होता था टोटल कलेक्शन का, जो अभी 40% हो गया है। तो ये तो शो करता ही है टैक्स बढ़ा है। अच्छा, पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी आप देखो, स्टाम्प ड्यूटी जब 15% थी तो जो कलेक्शन आता था, और जब स्टाम्प ड्यूटी उन्होंने घटा के 10% की तो कलेक्शन बढ़ा। घटा के 8% किया, 6% किया, 5% किया, तो जैसे जैसे घटाते गए टैक्स बढ़ते गया। तो इनकम टैक्स में भी जब 97% था तो कोई लोग टैक्स नहीं भरता था। जब उन्होंने 77 किया, 60, 50, 40, 30 तो टैक्स तो बहुत आ रहा है। अच्छा। आज कोई इनकम टैक्स का चोरी कोई करना ही नहीं चाह रहा है रियल में। तो अच्छा। मेरे पास कोई 20 साल से क्लाइंट ऐसा नहीं आया है जब टैक्स कम होने के बाद में कि मुझे टैक्स बचाने का है। हर आदमी टैक्स भरना चाह रहा है, लेकिन वो इस तरीके से भरना चाह रहा है कि उसको हैरानगति इनकम टैक्स में नहीं हो। उसका टैक्स भरे, रिटर्न जावे, एडवांस टैक्स भरे और उसका डिपार्टमेंट उसको धंधा करने को दे दे। तो एक्चुअली भी वैसा भी हकीकत में आज इनकम टैक्स ने बहुत कुछ किया भी है। उन्होंने 98% केसेस समरी में एक्सेप्ट करते हैं। आप रिटर्न भरो, आपको घर बैठे ऑर्डर आ जाता है। 2% स्क्रूटनी में आते हैं। लेकिन होता क्या है, 100 में से 10 ऑफिसर इतने खराब होते हैं कि वो अपना रास्ता कुछ न कुछ तरीके से निकाल देते हैं और वो व्यापारी को हैरान करते हैं। वो बंद होना चाहिए। और गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स ऐसा भी शो करता है कि गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स का कलेक्शन है, 90% टैक्स आता है वॉलंटरी कंप्लायंस से। डिपार्टमेंट कहता नहीं कि आप भरो, वो खुद ही भरता है सामने से। एडवांस्ड टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स सर्वे, सर्च, स्क्रूटनी ये करके 10% कलेक्ट करता है। और जब रिफंड काउंट करो तो 10 से ज्यादा उनको वापस देना पड़ता है ब्याज के साथ, क्योंकि अगेन 80-90% केस अपील में पार्टी जीतता है। तो जो 80% आदमी अपील में जीतता है, दैट शोज कि आईटीओ ने गलत किया 80% केस में। अदरवाइज उसको अपील करने की जरूरत क्यों पड़ती थी? और अपील में कैसे वो जीतता था? अगर इनकम टैक्स राइट होता तो व्यापारी हारता था। तो आईटीओ के ऊपर थोड़ा लगाम लगना चाहिए कि वो गलत काम नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ा इंसेंटिव रहेगा व्यापारी के लिए। 90% केस में ये प्रूव हुआ है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इनकम टैक्स में कि जो इनकम टैक्स वाला टैक्स कलेक्ट कर रहा है 90% वॉलंटरी कंप्लायंस होता है। आदमी सामने से एडवांस टैक्स भरता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरता है, टीडीएस भरता है, टीसीएस भरता है। और 10% कलेक्ट गवर्नमेंट करती है रेड करके, सर्वे करके, स्क्रूटनी करके, व्यापारी को हैरान करके। और अगर आप रिफंड काउंट करेंगे, इनकम टैक्स को कलेक्ट कर रहा है वापस दे रहा है, तो एक्चुअली इनकम टैक्स को 10% कलेक्शन के सामने वो 10% से ज्यादा ही वापस देते हैं। कारण क्या है कि जब भी ऐसी अपीलें होती है तो अगेन व्यापारी 90% केस में जीतता है, 10% केस में ही एसएससी जीतता है। तो ये चीज शो करती है कि 90% केस में आईटीओ ने गलत किया, अदर व्यापारी जीतता ही नहीं था। 100% केस में इनकम टैक्स ही जीतता था। तो ये जो ऑफिसर जो गलत करते हैं, इस पे लगाम लगना चाहिए। और ये कभी लगेगा जब अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी और लॉ सिंप्लीफाई हो जाएगा और उस पर अगर रॉन्ग एडिशन होना बंद हो जाएगा तो व्यापारी एकदम शांति से अपना कंसल्टेशन कर सकेगा। आज के जमाने में सबको टैक्स भरना है, टैक्स भरने में कोई चोरी करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि 30% इज वेरी रीजनेबल टैक्स। और ये हेरेसमेंट बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा गवर्नमेंट को रेस्पॉन्स मिलेगा। टैक्स कलेक्शन विल बी मोर। पहले जो 1% था अभी 40% हो गया, और हो सकता है फ्यूचर में 80% इनकम टैक्स से मिल जाए। और बाद में जीएसटी, सर्विस टैक्स वगैरह उनको रिड्यूस भी करना पड़ जाए, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर काफी स्कोप है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज भी खाली 3% एसएससी टैक्स भरते हैं, 97% आज भी नहीं टैक्स भर रहे। तो उसमें से 4-5% भी और निकल गए तो काफी इंसेंटिव मिल जाएगा। प्लस गवर्नमेंट को इंसेंटिव व्यापारी को यह भी देना चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट थी 97% टैक्स जब था, या 13% वेल टैक्स था, या 85% गिफ्ट टैक्स था, 85% एस्टेट ड्यूटी थी, 60% एक्सपेंडिचर टैक्स था, तो कोई टैक्स भरता नहीं था। जब आप इनकम आपकी होगी और आप टैक्स नहीं भरेंगे तो 2 नंबर का पैसा जनरेट होगा। जब हम कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक मनी जो रियल एस्टेट में जाती थी, ज्वेलरी में जाती थी, शादी ब्याह में खर्चे होते हैं 2 नंबर के, तो इसको आज हर आदमी चाहता है कि मेरा वाइट हो जाए, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स कम है। और वाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1947 से लगा के 1997 तक 13 वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लेके आई कि आपका ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करो, और वो टैक्स भर के आदमी का पैसा व्हाइट हो जाता है, सर्कुलेशन में आ जाता है, व्यापारी उसके ऊपर बिजनेस में डालता है, प्रोडक्टिव काम होता है, गवर्नमेंट के पास वेरियस बॉन्ड में वो पैसा आ जाता है। तो ये जो ब्लैक मनी की स्कीम है 97 के बाद अभी 2015 में आ गए। 18 साल में कोई स्कीम आई नहीं है, पहले हर 5-6 साल में स्कीम आती थी, क्योंकि 47 से 97 50 साल के पीरियड में 13 स्कीम आई है। तो गवर्नमेंट को अभी एक स्कीम लाना चाहिए और कहना चाहिए कि जिस आदमी के पास 2 नंबर का पैसा है, क्यों आज ऐसी बात है, समझो मेरे पास 2 नंबर का पैसा है, मैं टैक्स भरना भी चाहूं तो मैं भरूं कैसे? आईटीओ मेरा खून पी जाएगा, आपको पैसा आया कहां से? मेरे को सोर्स बताना पड़ेगा। जब मेरे पास सोर्स ही नहीं बताने वाला है, और सोर्स ऐसा है कि 10 साल पहले का है, तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट को स्कीम लाना चाहिए, पहले जिसको वॉलंटरी स्कीम बोलो, एमनेस्टी स्कीम बोलो, कोई भी स्कीम बोलो, उसके अंदर आदमी टैक्स भरे। और अभी मेरे को लगता है स्कीम लाने से क्या होगा, व्यापारी का पैसा ब्लैक का व्हाइट हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, गवर्नमेंट खुश, व्यापारी खुश, और सब कुछ खुश, और लिटिगेशन कम हो जाएगा। आज रेट बेट आपको डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी, पैसा ऐसे ही आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स के अंदर।
और अभी राइट टाइम इसके लिए है कि रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 20,000 केसेस रीओपन किए हैं सेल टैक्स के कारण। सेल टैक्स में जो बोगस हवाला डीलर है उन लोगों के कारण इनकम टैक्स के केसेस रीओपन हुए। बहुत सारे लोगों ने पब्लिक इशू लाए थे सेल कंपनी का, उसके लिए पब्लिक इशू के अंदर बहुत लोगों ने 2 नंबर का पैसा जनरेट किया था, उसके लिए इनकम टैक्स नोटिस इशू करके रीओपन कर रहे हैं। बहुत लोगों का सिर्फ फॉरेन में भी पैसा पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम लाएगी तो ये सब चीजें रेगुलराइज हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, आईटीओ ऐड करेगा, आदमी अपील करेगा, लिटिगेशन बढ़ेगा। और लिटिगेशन में लकीली बॉम्बे इज वेरी लकी कि बॉम्बे में ट्रिब्यूनल के अंदर 7 साल पहले करीब 50,000 अपील पेंडिंग पड़ी थी। उस टाइम बॉम्बे में 4 या 5 बेंच थी ट्रिब्यूनल की, एक बेंच में 2 जज बैठते हैं, डिपार्टमेंट का वकील भी आता है, एसएससी का वकील भी जाता है। अभी उन्होंने 4 से बढ़ा के 14 कर दी थी और 14 बेंच करने के बाद अभी पेंडेंसी खाली 8 या 9 जा रहे हैं। आज अब अपील फाइल करते हैं, आपको मालूम है 1 साल में डिसाइड हो जाएगी, जो पहले 7-8 साल लगते थे। तो वो हिसाब से काफी हुआ भी है, लेकिन अभी भी स्कोप है कि बॉम्बे इज द मेन सिटी। जो इनकम टैक्स कलेक्शन आता है 40% बॉम्बे कंट्रीब्यूट करता है टोटल कलेक्शन का। तो बॉम्बे के अंदर तो मेन टारगेट ही टैक्स का है कि दिल्ली कलकत्ता में लोग बहुत कम टैक्स भरते हैं, बॉम्बे के आदमी ईमानदारी से ज्यादा टैक्स भरते हैं और टैक्स मिलता भी है सरकार को। और कलेक्शन है 40% शो होता है, जब कलकत्ता से बॉम्बे का पॉपुलेशन मेरे ख्याल से कम होगा, फिर भी बॉम्बे का 40% कंट्रीब्यूशन है पूरे देश का। बिजनेस भले कलकत्ता में होगा, दिल्ली में होगा, मद्रास में होगा, लेकिन टैक्स बॉम्बे से ही जाता है सब। तो वो हिसाब से स्कीम गवर्नमेंट अगर लेके आ जाएगी तो मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव रहेगा पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए। कुछ सोशल वर्कर बोल सकते हैं भाई हमने तो टैक्स ज्यादा भरा है, अभी स्कीम जिस आदमी ने नहीं भरा है वो 30% भर के छूट जाएगा। लेकिन वो 30% उसने नहीं पहले ज्यादा नहीं भरा है। मैं तो ऑनेस्टली टैक्स नहीं भरने वाले को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम करता हूं कि आज मैं अगर 100 रुपया कमाता हूं, मुझे आपको 97 रुपये टैक्स भर दो और आप खाली 2 रुपया 25 पैसा अपने पास रखो, तो नेचुरली मेरे को इंसेंटिव ही नहीं रहेगा पैसा कमाने का। तो गवर्नमेंट का रेट ऑफ टैक्स इतना ज्यादा था, राजा महाराजा कितने बर्बाद हो गए, 13% वेल्थ टैक्स था। अभी किसी आदमी के इनकम का सोर्स नहीं हो तो 7-8 साल में बेचारे की वेल्थ खत्म हो जाएगी वेल्थ टैक्स भर के। मैं मेरे बेटे को 1 लाख रुपया गिफ्ट दूं, 85,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दूं वापस, तो मैं बेटे को भी नहीं दूंगा, गवर्नमेंट को भी नहीं दूंगा। आदमी मर जाता था, डेथ होने पे 85% एसटी में जाता था। तो ये सब होने के कारण लोगों ने टैक्स नहीं भरा। तो ये गवर्नमेंट भी इक्वली टू बी ब्लेम्ड एक्चुअली, एसएससी नहीं, व्यापारी के साथ में गवर्नमेंट का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसी एक स्कीम आ जावे जिसके अंदर सब पाप धुक जावे लोगों का और सबकी विन विन सिचुएशन हो जावे। और ये राइट टाइम है बिकॉज सेल टैक्स के केस रीओपन हो चुके हैं। इसके अलावा क्या होगा, एक स्कीम ऐसा भी लाना चाहिए कि जिन लोगों की अपीलें पेंडिंग पड़ी है, अपील में 90% गवर्नमेंट हारने वाली है, सबको मालूम है, बट कोई आदमी लिटिगेशन नहीं चाहता है, कोई आदमी 80 साल का ओल्ड हो गया है, उसको झगड़ा नहीं करने का है और वो कहे भाई मैं मुझे टैक्स भर देने का है, आप मेरे से टैक्स ले लो, ब्याज इंटरेस्ट छोड़ो, मैं लिटिगेशन विड्रॉ करता हूं, टैक्स भरता हूं, तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स मिल जाएगा। तो ऐसा भी एक स्कीम आना चाहिए जिसके अंदर आई भी थी 98 के अंदर, कर विवाद समाधान स्कीम करके आई थी। ऐसी स्कीम लाएंगे तो भी मेरे को लगता है गवर्नमेंट को कलेक्शन भी मिलेगा और व्यापारी शांति से रहेगा, और व्यापारी शांति से रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। मैंने देखा है पास्ट के अंदर जब भी इनकम टैक्स सर्वे किसी भी किया है या रेड किया है और उस बाद में आदमी का 4 साल का रिकॉर्ड देखो तो बाद में उसने टैक्स कम ही भरा है, बिकॉज उसका सब टाइम वो इनकम टैक्स का मैटर हैंडल करने में चला गया और वकीलों के खर्चे में बेचारे का पैसा चला गया, धंधा कर नहीं सकता था। तो सिंप्लीफिकेशन से आदमी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरेगा। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। कॉमन मैन को अवेयरनेस होना जरूरी। तो अवेयरनेस गवर्नमेंट लेके आएगी पब्लिक के अंदर तो 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्यूशन हो जाएगी कि इनकम टैक्स में हक तो बहुत है, नहीं मालूम नहीं है पब्लिक को छोड़ो, आईटीओ को मालूम नहीं है। मेरे मोबाइल पे रोज शाम को एक एसएमएस आ जाता है, मोदी जी ने आज क्या किया और कल क्या करने वाले हैं। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट एडवाइस। हम बात कर रहे हैं विमल पुनमिया जी से प्री बजट एनालिसिस के बारे में। ये जानकर सर बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली लोग टैक्स भरना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी। सर अब इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते जानते हैं और बजट के बारे में। तो एक जो इंटरिम बजट में जो फैसला सुनाया गया था बाय अरुण जेटली, उन्होंने कहा था कि बाय 2022 हाउसिंग फॉर ऑल पॉसिबल होगा। तो इस बजट में ये ऐसे क्या प्रोविजंस आएंगे जिसकी वजह से ये जो टारगेट है ये अचीव होगा? एक्चुअली ऐसे प्रोविजन थे 1998 में बजट में लेके आए थे। ये प्रोविजन था कि कोई भी बिल्डर एक बिल्डिंग बनाता है जिसका एरिया 1000 फुट से कम फ्लैट का एरिया हो, बम्बई दिल्ली में, दूसरी जगह 1500 एरिया हो, प्लॉट का 1 एकड़ से ज्यादा एरिया हो और कंस्ट्रक्शन लिमिट 4 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर दे और एक फ्लैट एक ही फैमिली को बेचेगा और कॉमर्शियल जितना बीएमसी अलाउ करती है उतना ही रहेगा, तो उस ऐसी प्रोजेक्ट को इनकम टैक्स नहीं लगता था। और रियल एस्टेट को इतना बूस्ट मिला 2098 के बाद 2003 तक, क्योंकि 95 से क्राइसिस चालू हो चुके थे रियल एस्टेट में। 98 में
उस टाइम पे उन्होंने इंसेंटिव दिया। 98 के बाद रियल एस्टेट बढ़ना चालू हुआ, 2003 तक काफी डेवलप हो चुका था, और 3 का और 12 के बीच में तो प्रॉपर्टी के भाव 10 गुने बढ़ गए। तो रियल में ये स्कीम लानी चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान दे आर नेसेसिटी। अरुण जेटली साहब ने भी कहा हर आदमी के पास में मकान होना चाहिए 2022 तक, लेकिन एक्शन भी होना चाहिए वैसा। आप जो रियल गांव, एटलीस्ट बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास को आप छोड़ दो, वहां पे पैसे वाले लोग हैं बहुत, लेकिन गांवों के अंदर आप इंसेंटिव कैसे देंगे? तो जो आदमी मकान बिल्डर बनाता है या जो आदमी मकान खरीदता है और खरीदने के लिए ब्याज लेता है, उसको ब्याज का 1.5% पूरा मिलना चाहिए। जो आदमी बैंक है उसको इजीली लोन देनी चाहिए। बिल्डर जो ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है जो वीकर सोसाइटी के लिए हो या लो हाउसिंग के लिए हो या कम बजट वाले मकान हो, उसको टैक्स फ्री करना चाहिए। आपका जैसे रीडेवलपमेंट आजकल हो रहे हैं, ओल्ड बिल्डिंग को तोड़ के नया बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्ट है, उसको इंसेंटिव देना चाहिए। तो ऐसा अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी और टैक्स फ्री करेगी तो डेफिनेटली इसको इंसेंटिव मिलेगा। या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को जो मकान बना के कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में पब्लिक को बेचते होंगे, उनको वो पोर्शन पे कुछ और बेनिफिट देवे। या रिसेंटली ऐसा भी आया है कि जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है या 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट है, उन लोगों को सर्टेन परसेंटेज अपना वेलफेयर में खर्च करना पड़ता है, तो उनको भी बोलो भाई आप मकान बना के गरीबों को बांटेंगे तो भी आपका उसमें कवर हो जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी लगाएगी तो हर आदमी को मकान, कपड़ा, रोटी फ्री मिले, मतलब इजीली मिलेगी रीजनेबल अमाउंट में। और 3 चीज मिल गई तो मेरे ख्याल से देश में कोई 1965 में राशन का पैसे आपको शक्कर लेनी पड़ती थी, राशन से गेहूं लेना पड़ता था, वो तो भगवान की दया से सब खत्म हो गया अपने देश के अंदर, और मकान भी सबको मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए कि हाउसिंग सबके लिए अवेलेबल हो, बट जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई ठहराव नहीं है उसमें, तो ये कहीं ना कहीं क्लैश करेगा इन दो चीजों को। तो इस बारे में ऐसा क्या हो सकता है हमारी इकोनॉमी में, या गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स लाने चाहिए ताकि प्राइसेस या तो स्टैग्नेंट हो जाए या कम हो जाए, ऐसा कुछ? गवर्नमेंट कंट्रोल लाएगी तो ही कम होने वाला है। आज की डेट में क्या हो गया है कि प्राइसेस फिक्स होते हैं डिमांड और सप्लाई से। करेक्ट। आज मेरी कॉस्ट है बिल्डर 5,000 रुपया है और उस एरिया में भाव 20,000 का चल रहा है तो मैं 20,000 में माल बेचने वाला हूँ, और मेरी कॉस्ट इवन 5,000 है, उस एरिया में भाव 3,000 चल रहा है तो मुझे 3,000 में बेचना पड़ेगा। क्योंकि लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करना चाहिए, लेकिन परसेंटेज ऐड नहीं करता, डिमांड एंड सप्लाई है। और सिटीज लाइक बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं। बॉम्बे में तो सप्लाई है ही नहीं कि 3 तरफ तो पानी है, और एक्सपांशन खाली विरार, वसई, उल्लासनगर उसी टाइप से हो सकता है, या फ्लोर राइज इधर करो तो वैसा एक्सपेंशन हो सकता है कि भाई 30 माले की बिल्डिंग बनाओ, 100 माले की बनाओ, 50 माले की बनाओ, तो उस टाइप से हो सकता है। तो वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं होता है तो वो दूसरी प्रॉब्लम आती है। तो ये हिसाब से डिमांड सप्लाई के कारण गवर्नमेंट ही कुछ जैसे माडा बिल्डिंग बनाती है, इस टाइप का इंसेंटिव करेगी वीकर सेक्शन के लिए, या बिल्डर को इंसेंटिव देगी। पर बिल्डर एक ऐसी लॉबी है कि वो अपना रास्ता निकाल देती है। और आप बिल्डर, गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिल बनाया भी था, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बिल्डिंग बनाओ, गवर्नमेंट रेट फिक्स करती थी, आप 90 रुपया फुटपाथ बेचेंगे, 180 रुपया बेचेंगे, 360 बेचेंगे, तो बिल्डर 90 का एग्रीमेंट करता था, बाकी 2 नंबर में ले लेता था। अच्छा। तो ये चीज तो एक्चुअली अभी बिल्डर तो अपना रास्ता निकालेगा, लेकिन गवर्नमेंट खुद डेवलप करके और लोगों को वीकर सेक्शन हाउसिंग को मकान देगी तो मेरे ख्याल से ये अचीव होगा। अदरवाइज तो डिमांड, बॉम्बे में डिमांड नहीं होगी तो ऑटोमेटिक बिल्डर को भाव सस्ता देना ही पड़ेगा। अभी पिछले 2 साल से मार्केट क्राइसिस में है, इंटरनल भाव 20% ऑफिशियली कम नहीं हुआ है, बल्कि गवर्नमेंट ने रेडी सेक्टर में 20% ज्यादा बढ़ाया है, लेकिन हकीकत में मार्केट में 15-20% भाव कम हुआ ही है। अब आदमी जाके बिल्डर को पैसा दिखाएगा तो माल 20% कम में मिलता ही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ही अपना पॉलिसी में, और गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट भी करनी चाहिए। मोदी जी है इसलिए मेरे को होप है, अदरवाइज मेरा होप खत्म हो गया था कि जितने ही मिनिस्टर थे वही बिल्डर बन गए थे, उनके रिश्तेदार बिल्डर बन गए थे, तो वो क्या करने वाले, तो खुद इंटरेस्टेड पार्टी हो गई। तो वो हिसाब से गवर्नमेंट को सर्टेन पॉलिसी डिसीजन लेने सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, और गवर्नमेंट डेवलप करे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस, जैसे न्यू बॉम्बे डेवलप हुआ, सिडको ने किया, और इस टाइप से और भी जैसे पूना है, नासिक है, वो डेवलप हो रहे हैं। इसके बीच में लोनावाला वगैरह डेवलप हो गए, करजत का कसारा, वहां पे डेवलप हो, जो बॉम्बे से नियर हो, रेलवे से टच हो, तो फायदा हो सकता है। सर, अभी आपने हाउसिंग के बारे में बताया, हाउसिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बजट 2015 में ऐसे कौन से प्रोविजंस होंगे जो प्रमोट करेंगे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी बूस्ट करेंगे एंड हाउसिंग फॉर ऑल, ये टारगेट अचीव होगा? एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी इनकम टैक्स में प्रोविजन तो है काफी, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉफिट होता है वो टैक्स फ्री है, इसमें एक दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फाइनेंस। आप रोड बनाएंगे 100 किलोमीटर या ब्रिज बनाएंगे 50, तो सब हजारों करोड़ रुपए उसमें चाहिए, तो उनके पास उतना पैसा नहीं आता है। तो ये पैसा गवर्नमेंट को थोड़ा इंसेंटिव करना चाहिए, जैसे आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम में डालते हैं तो अपने को टैक्स मिलता है, हाउसिंग में अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को सर्टेन डिडक्शन मिलता है। तो ऐसा करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको इनकम टैक्स में सर्टेन इंसेंटिव मिलेंगे, तो
तो मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ऑटोमेटिक सब चीज डेवलप होगी। सर, एक GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम बहुत चर्चा में सुन रहे हैं इस वक्त, और रियल एस्टेट में भी ये लागू करने का बहुत सोचा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये GST इंक्लूड होना चाहिए? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये GST एक्चुअली है GST क्या है? एक्चुअली दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है सेल टैक्स। नॉर्मली बेसिकली इनकम टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेल टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। बाद में सेल टैक्स को उन्होंने कहा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्टन सेट ऑफ मिलना चालू हो गया, और उसी के साथ एक सेंट्रल सेल टैक्स होता है जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है उसमें वो लगता है। तो अभी क्या होता है, कुछ चीजों में राजस्थान गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, एक पर्टिकुलर आइटम पे सेल टैक्स समझो 10%, महाराष्ट्र में है 12%, गुजरात में 4%, तो हर आदमी गुजरात चला जाएगा। और समझो केरला के अंदर है 20%, तो वहां पे कुछ आएगा ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह रही है, एट पार हो जाए, एट सब स्टेट पे एक ही लेवल पे टैक्स लगेगा। तो एट पार होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ कंपटीशन नहीं होगा, हर लेवल फील्ड रहेगा सबका कंपटीशन का। तो वो हिसाब से GST आने का ट्राई कर रहे हैं, और GST बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अपने देश के अंदर बड़ी दो पार्टी थी, बीजेपी और कांग्रेस। अभी बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस वाले अपोज करते थे, कांग्रेस पावर में है तो बीजेपी वाले अपोज करते थे, तो यही चलता था। लेकिन अभी लकीली इन्होंने सर्टेन फॉर्मूला ऐसा निकाला है कि जो स्टेट को लॉस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड करेगी। अच्छा। तो ये मेरे को लगता है अभी लाइट दिख रही है। पहले तो हर बार बजट में मैं सोचता था पोस्टपोन होगा, लेकिन अभी दिख रहा है। और ऐसे ही हमारा इनकम टैक्स में भी एक इनकम टैक्स का सिंप्लीफाइड कोड आने वाला था। तो इनकम टैक्स एक्ट, अभी जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 300 सेक्शन है, और इसके ऊपर 6000 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं ये 300 सेक्शन। और उसके बाद में करीब 40,000 हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, और 2 लाख ट्रिब्यूनल के डिसीजन है। और कोई भी सेक्शन आप निकालो, आपको 4 जजमेंट ऐसे मिलेंगे जो फेवर में है, 4 जजमेंट मिलेंगे अगेंस्ट के हैं। और इनकम टैक्स वाला वो जजमेंट लगाएगा जो गवर्नमेंट के फेवर में है, CA एडवोकेट वो लगाएगा जो SSC के फेवर में है, और लिटिगेशन चलता है। और यही रीजन है कि जो लोग इनकम टैक्स के लिटिगेशन की प्रैक्टिस करते हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, बिकॉज लिटिगेशन चल रहा है चारों तरफ से। तो ये कारण से उन्होंने सिंपल कोड लाने का सोचा था, डायरेक्ट टैक्स कोड जिसको कहते थे। और ओरिजिनली इन्होंने कहा था कि लंदन के, यूके में वो लाए थे, और वहां पे सिंप्लीफाई हो गया था, और मेरे ख्याल से 10, 20, 25 पेज का था। तो भारत सरकार भी लाना सोचा, बहुत अच्छा आइडिया था। लेकिन उन्होंने इधर लेके आए तो आज का हमारा एक्ट है 400 पेज का। तो ये सोचा था कि 400 पेज के घटा के 40 पेज कर देते, लेकिन हकीकत में उन्होंने पहले 40 पेज का लेके आए, 50 करोड़ तक का वेल्थ टैक्स में फ्री किया, 10 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री किया, और बड़ा अट्रैक्टिव था। फिर उन्होंने पब्लिक के सजेशन मांगे, गवर्नमेंट के सजेशन मांगे, NGO के सजेशन मांगे। वो सजेशन आते आते ऐसा हो गया, वो 400 पेज का आज का एक्ट अभी 1000 पेज का नया कोड बन गया। तो सिंप्लीफिकेशन के कॉम्प्लिकेशन हो गया। और ये कारण क्यों, उसका भी मेन रीजन है, क्यों होता है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। आज इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोसीजर्स है, बहुत सिंप्लीफिकेशन है कि इनकम टैक्स रेट आएगा तो आपका ये राइट है, सर्वे होगा तो आपका ये राइट है, ये ड्यूटी है, ITO आपका केस स्क्रूटनी में लेता है तो आपका ये हक है, ये ड्यूटीज है आपकी। तो लेकिन पब्लिक को मालूम नहीं है, इसकी पब्लिसिटी नहीं है। तो इससे होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। पहले इनकम टैक्स की रेट आती थी 10 साल पहले या 20 साल पहले, तो लेडीज का बैंगल और मंगलसूत्र तक इनकम टैक्स वाला खुला के सीज कर देता था। मतलब एक हेरेसमेंट जैसा होता था कि अभी राजस्थान की लेडी को आप बोलो, आप या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की लेडी को बोलो आप बैंगल उतार दो, तो एक बहुत बड़ी उसकी इंसल्ट है। या महाराष्ट्र लेडी को बोलो आपका मंगलसूत्र खोल के दे दो, तो बहुत बड़ी इंसल्ट है उसकी। तो ये हिसाब से बाद में गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट लाना पड़ा कि एक शादीशुदा औरत 500 ग्राम तक गोल्ड ऑर्नामेंट रखे तो इनकम टैक्स वाला उसको नहीं पूछ सकता कहां से आया। अनमेरिड गर्ल के पास 250 ग्राम है तो नहीं पूछ सकता है। एक आदमी के पास 100 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट है तो इनकम टैक्स वाला नहीं पूछ सकता है। लेकिन पब्लिक को मालूम नहीं है। आज इनकम टैक्स वाला आते ही लेडी सोचती है मेरा मंगलसूत्र बैंगल सब वो लेके चले जाएंगे। तो अवेयरनेस होने से कॉन्फिडेंस आएगा। और हर हिंदुस्तान की लेडी को यह मालूम हो कि मेरे पास 500 ग्राम तक गोल्ड रह सकता है, इनकम टैक्स वाला मेरे को पूछ भी नहीं सकता मैं कहां से ले, तो बहुत कंफर्ट हो जाएगी उसको। 500 ग्राम बहुत कम के पास होगा, लेकिन जिसके पास 500 है उसको 500 मजा मिलेगा, जिसको 700 ग्राम है उसका 500 तक तो रिलीफ हुआ, तो बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। आज इनकम टैक्स वाला घर पे आता है, मुझे याद है बीच में क्लाइंट का सर्वे आई थी, रेड आई थी। एक आदमी 100% वाइट का बिजनेस करता है, उसका सबसे बड़ा भाई पूरा फैमिली के सोशल फंक्शन ही संभालता है, शादी ब्याह एंगेजमेंट, किसके डेथ हो गया तो जाता है, बिजनेस में उसका पार्ट नहीं है। छोटा भाई सेल संभालता है, थर्ड भाई परचेज संभालता है। इनकम टैक्स का रेट आया, बड़ा भाई का कोई लेना देना नहीं बिजनेस में, पर उसको हार्ट अटैक आ गया, अरे इनकम टैक्स वाला आ गया, अभी तो हमारा सब दुनियादारी बंद हो जाएगी। तो एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होता था तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती थी कि मेरा काम ही तो एक नंबर का है, इनकम टैक्स वाला रोज आके मेरे को 50 साल पूछेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो अवेयरनेस गवर्नमेंट को लाना चाहिए, तो उसके व्यापारी को कॉन्फिडेंस आएगा, ये आपके राइट्स है, ये आपकी ड्यूटी है। और गवर्नमेंट को 1-1, 2-2 रुपए में छोटी छोटी बुकलेट पब्लिश करनी चाहिए कि सैलरी वाला इनकम है। आज किसी समझो आपकी अजूम करो 10 लाख सैलरी है, आपको अपना रिटर्न भरना है, आपको क्यों जाना पड़े एडवोकेट के पास, क्यों जाना पड़े CA के पास, क्यों जाना पड़े ITP के पास, आपको खुद को मालूम है मेरा क्या इनकम है, क्या खर्चा है, टैक्स भर देंगे। तो और आपको 2 रुपए में बुक मिलती होगी,
तो आप फटाफट बुक खरीद के वहां से पढ़ के आप रिटर्न भर दो। तो ये सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, इनकम टैक्स वाला 6 साल से पहले ट्रेवल नहीं कर सकता है। बीच में मेरे क्लाइंट की रेड आई, उसको उसके यहाँ पे लॉकर मिला, बैंक में लॉकर में 50 लाख रुपया कैश मिला, 50 लाख का ज्वेलरी मिला। इनकम टैक्स पूछा क्या है, उसने बोला सब 2 नंबर का है। तो उसने बोला 2 नंबर का तो टैक्स भरो। पर वो आदमी को अवेयरनेस था कि डिपार्टमेंट 6 साल के पहले का नहीं पूछ सकता है। तो उसने बोला साहब ये मैंने लॉकर पिछले 6 साल में खोला ही नहीं है, और बैंक से वो सर्टिफिकेट लेके आया कि उसने लॉकर 6 साल में नहीं खोला था। तो 6 साल के पहले उसने कैश रखा था, 6 साल के पहले ज्वेलरी रखी थी, और उसको क्यों मालूम था कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी 7 साल पहले, उसके बाद उसने लॉकर को टच नहीं किया था। रिजर्व बैंक ने सर्टिफाई किया ये करेंसी 6 साल पहले प्रिंट हुई है, और इनकम टैक्स वाला कुछ बिगाड़ नहीं सका। इसके लिए उसको अवेयरनेस था। अगर उसको ये मालूम नहीं होता था कि इनकम टैक्स वाला 6 साल पहले का नहीं पूछ सकता है, तो उसको भी हार्ट अटैक आ जाता था, घबरा जाता था क्या हो गया। तो अवेयरनेस गवर्नमेंट लेके आएगी पब्लिक के अंदर, तो 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्यूशन हो जाएगी कि इनकम टैक्स में हक तो बहुत है, नहीं मालूम नहीं है पब्लिक को छोड़ो, आईटीओ को मालूम नहीं है, और वो उसको उल्टा यूज करता है। तो अवेयरनेस आने से भी मेरे ख्याल से काफी पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा। और लकीली मोदी साहब है, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हर चीज पब्लिक में अवेयर है। मेरे मोबाइल पे रोज शाम को एक एसएमएस आ जाता है, मोदी जी ने आज क्या किया और कल क्या करने वाले हैं। तो ये मतलब देखते रियली एक अच्छा सिग्नल है। आप कुछ कहना चाहो तो मोदी जी को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छे साइन है। तो अवेयरनेस बहुत बड़ी बात होती है। मिलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। बजट 2015 की बातें हो रही है, तो आप किन बातों को ध्यान में लाना चाहेंगे? होप सबको मोदी साहब से अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन मेरे को तो लग रहा है आ ही चुके हैं। तो सम एक्सटेंट हमारा इनकम टैक्स में तो करप्शन टू ग्रेट एक्सटेंट कम हुआ है। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट एडवाइस। हम बात कर रहे हैं विमल पुनामिया जी से प्री बजट एनालिसिस के बारे में। कॉमन मैन को अवेयरनेस होना जरूरी, तो गवर्नमेंट ये अवेयरनेस लाए कैसे? गवर्नमेंट एक तो न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दे सकते हैं कि दीज आर राइट ऑफ एसएससी, दीज आर ड्यूटीज ऑफ एसएससी, दीज आर राइट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दीज आर ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और या अलग अलग सेक्टर के हिसाब से छोटे छोटे बुकलेट निकाल सकते हैं जो 2-5 रुपए में बेचे, कि भाई रेड होगा तो ये आपके राइट है, ये ड्यूटी है, सर्वे है तो ये राइट है, ये ड्यूटी है, और गवर्नमेंट आपको ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछ सकता है। तो ऐसा करके छोटे छोटे बुकलेट डाले, या एक्ट के अंदर ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके उस एक्ट में ही प्रोविजन डाल सकते हैं। जब ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन है, ऐसा अवेयरनेस आ सकती है। अगर हमारी कोई फीमेल व्यूअर्स है और उनको वो गोल्ड के बारे में पता चला तो वो तो बहुत ही खुश हुई होंगी। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी आप खुद एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट है, तो अगर बजट 2015 की बातें हो रही है, तो आप किन बातों को ध्यान में लाना चाहेंगे इस बजट 2015 के थ्रू? ये बजट 2015 से पब्लिक को बहुत होप है, हम प्रोफेशनल लोगों को बहुत होप है। हर चार्टर सोच रहा है कि मोदी जी के राज में कुछ होने वाला है। कोई जेटली साहब खुद बजट लाएंगे, लेकिन सब होप सबको मोदी साहब से अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन मेरे को तो लग रहा है आ ही चुके हैं। तो सम एक्सटेंट हमारा इनकम टैक्स में तो करप्शन टू ग्रेट एक्सटेंट कम हुआ है। तो ये सोचते हुए मुझे ही लगता है कि 4-5 चीजें अगर बजट में हो तो काफी मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहला पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर लगाम लग जावे, गलत काम नहीं करे। कमिश्नर अपील के पास लगाम लग जावे, गलत काम नहीं करे। रिसेंटली हुआ भी है, एक हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने एक इनकम टैक्स ऑफिसर पे पेनल्टी लगाई है 25,000 रुपया। एक्चुअली क्या हुआ था, एक आदमी के यहाँ पे बहुत साल पहले उसके असेसमेंट चल रहे थे, आईटीओ ने सर्टेन अमाउंट ऐड किया, उससे अपील किया, वो जीत गया। फिर इनकम टैक्स वाला गया ट्रिब्यूनल के अंदर, वहां पे भी व्यापारी जीत गया। फिर इनकम टैक्स वाला गया हाई कोर्ट में, वहां पे भी व्यापारी जीत गया। इनकम टैक्स का गया सुप्रीम कोर्ट में, अपील पेंडिंग है। मीन टाइम उसके यहाँ पे रेड आ गई। रेड आने के बाद आईटीओ ने वही एडिशन वापस किए जो पहले किए थे, जबकि हाईकोर्ट तक उसके फेवर में डिसीजन आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। तो ट्रिब्यूनल ने बोला भाई ये तो तुम व्यापारियों को हैरान करने की काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर 25,000 रुपया पेनल्टी लगाया ऑफिसर के ऊपर पर्सनली। ऐसा है, हाईकोर्ट ने भी 1-2 ऑफिसरों में पेनल्टी लगाई है। तो ऐसा जब सर्टन लगाम, तो एक्चुअली हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल तक मैटर नहीं जाना चाहिए पेनल्टी के लिए। इनकम टैक्स एक्ट में ही प्रोविजन होना चाहिए, ऑफिसर गलत करेगा जिसको इस तरह का पेनल्टी लगेगा। इसके बाद सिंप्लिसिटी हो जावे, पब्लिक को अवेयरनेस आ जावे हर चीज के राइट और ड्यूटीज की। एडवांस रूलिंग को और सिंप्लीफाई कर दे कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले से इनकम टैक्स में लिख के जवाब ले लेवे, और प्रोसीजर सिंपल हो। ऐसा नहीं है वो प्रोसीजर को समझने के लिए आदमी को 3 महीना लगे और उसके बाद 6 महीने बाद उसको जवाब आवे तो वो तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। आज मैं बीमार हो गया, डॉक्टर आज के बदले 4 महीने बाद डॉक्टर आएगा तो उसके बदले पेशेंट मर जाएगा। तो प्रोसीजर सिंपल हो और रीजनेबल टाइम उसका जवाब आना चाहिए, 30 डेज या 15 डेज में। इसके अलावा सेटलमेंट कमीशन की जो बॉडी है काफी अच्छी बॉडी है, उसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करें कि ऑर्डनरी आदमी उस बात को समझ सके। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बजट रहेगा। और पब्लिक जो गवर्नमेंट को टैक्स आज मिलता है इनकम टैक्स के कारण, मेरे ख्याल से तो काफी बढ़ जाएगा।
और पब्लिक, बहुत बड़ा स्कोप है इनकम टैक्स का अंदर आज की डेट में कि न्यू एंड न्यू एसईसी गवर्नमेंट को मिल सकेंगे। सर धन्यवाद, आप आए हमारे शो में, अपना प्रेशियस टाइम दिया और इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताई, ना ही बजट के बारे में, पूरे इनकम टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, जो आई थिंक आज तक किसी भी इंसान को नहीं पता थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे मिस्टर विमल पुनामिया, जिन्होंने हमें प्री बजट 2015 एनालिसिस बताया। तो चलिए, इस बजट के थ्रू हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन आखिर आ ही जाए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे स्पिन टीवी के जरिए। आप जरूर देखते रहिएगा हमारा शो एक्सपर्ट एडवाइस और साथ ही हमारा चैनल स्पिन टीवी। गुड बाय, टेक केयर।